गोल्डमैन सैक्स की तरफ से एक नई रिपोर्ट आई है इमर्जिंग मार्केट्स को लेके, ग्लोबल मार्केट्स को लेके, इंडिया को लेके, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अमेरिका की तरफ से जो चीजें हमें देखने को मिली है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्ट निकल के आई है, इंडियन स्पाइसेस एंड टी एक्सपोर्टर्स आर सेट टू गेन from a new US tariff rollback that eases import duties on nearly 200 food and farm items. The move, signed off by President Donald Trump, is aimed at easing domestic price pressure and restoring trade flows. तो अभी क्या हुआ, अमेरिका के अंदर में जो सामान है, जैसे यही सब चीजें जो ड्राई फ्रूट्स हो जाते हैं, कुछ तरीके के ड्राई फ्रूट्स, कई तरीके की मसाले, स्पाइसेस, टी, इन सब के प्राइसेस अचानक से बहुत ज्यादा सूट अप कर गई। सूट अप क्यों कर गई? क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है और इसमें से कई सारी चीजें इंडिया से भी एक्सपोर्ट होती है। अब टैरिफ लगाइएगा हायर, मैंने पहले ही कहा था कि भाई हाई टैरिफ लग रहा है, तो इन द एंड वो देना कहां पे? इंडिया पे टैरिफ लग रहा है, लेकिन प्राइस पे तो अमेरिकन को ही करना पड़ेगा। तो प्राइसेस सारी चीजों की बढ़ गई। अब प्राइसेस सारी चीजों की बढ़ गई तो अब बहुत ज्यादा होने लगी, वहां पे परेशानी, महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो लोगों को चीजें खरीदने में परेशानी होने लगी, विरोध होने लगा ट्रम्प सरकार का। तो टैरिफ जब से लगाए तब से विरोध हो ही रहा है। इसके बाद कुछ इंटरनल इलेक्शंस हुए, उसके अंदर भाई ट्रम्प को वोट मिले नहीं, ट्रम्प की पार्टी को इन टैरिफ्स एंड जो प्राइसेस बढ़ी हुई है इसके कारण विरोध हो रहा है, तो कहां से वोट मिलेंगे? अब इसके कारण ट्रम्प ने हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कई सारे प्रोडक्ट्स पे जो है टैरिफ कम किया है, जिसमें ये स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब चीजें हैं। अब देखो ओवरऑल अगर एक्सपोर्ट की देखें तो बहुत ज्यादा ये मायने नहीं रखता है, अराउंड 1 बिलियन के आसपास के एक्सपोर्ट्स पे इफेक्ट आएगा, लेकिन फिर भी है। तो एक तरफ से दिख तो रहा है कि ट्रम्प को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि परेशानी हो रही है टैरिफ बढ़ाने से उनके लोगों को भी। और भाई नॉर्मल हम लोग का जो ट्रेड डील वाला जो चीज है वो तो बहुत ज्यादा होप है ही कि इस महीने के लास्ट तक या अगले महीने के स्टार्टिंग में हो ही जाएगी। तो ये चीजें हैं जो पॉजिटिवली वर्क कर रही है, इंडिया के फेवर में वर्क कर रही है। अभी गोल्डमैन सैक्स से क्या रिपोर्ट आई है ये समझ लो। बहुत अभी आपका अगर 10, 15, 20 साल का गोल है इन्वेस्टमेंट का, बहुत ज्यादा आपको समझने की जरूरत है इन चीजों को। इमर्जिंग मार्केट सच एज इंडिया आर पॉइज्ड टू डिलीवर द स्ट्रॉन्गेस्ट, ध्यान रखना गोल्डमैन सैक्स क्या कर रही है, emerging markets such as India are poised to deliver the strongest decadal equity market performance and stand out globally for their earnings growth। समझ रहे हो? तो जितने भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनके अंदर में अगले 10 सालों में सबसे ज्यादा अर्निंग ग्रोथ दिखा सकती है इंडिया। और सबसे ज्यादा अर्निंग ग्रोथ दिखाएगी इंडिया तो सबसे ज्यादा रिटर्न कहां बनेंगे ये आपको खुद को समझना है, दूसरे किसी को कहने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंटली भी बात करें तो इंडियन जीडीपी सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है और अगले 10 सालों तक अर्निंग्स ग्रोथ सबसे ज्यादा तेजी में इंडिया की रह सकती है, ऐसा गोल्डमैन सैक्स का कहना है। और यही सब चीजें, अब ये कोई नई बात ये नहीं कह रहे, लेकिन इस टाइम पे ऐसी बातें करना बहुत जरूरी है ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस, भरोसा इन्वेस्टमेंट के अंदर बना रहे। नई बात नहीं कह रहे, आज से 5 साल पहले भी हम लोग, मतलब 2 साल पहले, 3 साल पहले तो वीडियो में बना ही रहा था, तो हम लोग यही कहते थे कि भाई 15, 20, 25 साल अभी इंडिया के लिए गोल्डन टाइम पीरियड है इन्वेस्टमेंट के लिए। वही चीज ये कह रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे खराब माहौल पे ये कहना बहुत जरूरी है। आगे कहते हैं अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन से, अभी इन्होंने ग्लोबल स्ट्रेटेजी पेपर नंबर 75 के अंदर में इन सब चीजों का जिक्र किया है। अब यहाँ पे आगे क्या लिखते हैं ये, गोल्डमैन सैक्स एक्सपेक्ट्स इमर्जिंग मार्केट्स टू डिलीवर 10.9% एनुअलाइज्ड रिटर्न ओवर द नेक्स्ट डेकेड। इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर में लगभग 11% के आसपास का रिटर्न गोल्डमैन सैक्स एक्सपेक्ट कर रही है, जो कि यूएस के अंदर जो एक्सपेक्टेशन है, जो यूएस अगले 10 साल में दे सकता है रिटर्न, वो 6.5-7% के पास ये कह रहे हैं। यूरोप भी 7% के आसपास का रिटर्न दे सकता है, ये एक्सपेक्टेशन है। जापान के अंदर एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा है, यूरोप और यूएस से 8% तक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जापान को हटा के पूरा जो एशिया का एक्सपेक्टेशन है वो अराउंड 10% के आसपास ये लेके चल रहे हैं यूएस डॉलर टर्म्स में। तो यूएस डॉलर टर्म्स में 10% का रिटर्न है, मतलब अलग अलग कंट्री की जो करेंसी है या वहां पे जो इन्फ्लेशन है उसके अकॉर्डिंग रिटर्न्स कम या ज्यादा होंगे। तो 10% अगर यूएस डॉलर टर्म्स में है तो
जैसे इंडियन रुपी की बात करते हैं तो बढ़ के 14% तक भी जा सकता है। According to the report, the growth in emerging markets is expected to led by strong EPS growth in China and India. खासकर चाइना और इंडिया के बारे में ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो अर्निंग है, अर्निंग पर शेयर है, वो काफी तेजी से ग्रो होगी अगले 10 सालों में। इंडिया की तो होगी, चाइना के लिए भी ये कह रहे हैं, बट चाइना से ज्यादा इंडिया को ये फेवर कर रहे हैं। इंडिया के लिए जो इनका फेथ है वो ज्यादा स्ट्रांग है चाइना के मुकाबले में। नेक्स्ट ये कहते हैं आवर फोरकास्ट ऑफ 7.7% पर एनम इन यूएस डॉलर टर्म्स सिट्स क्लोज टू द हिस्टोरिकल मिनिमम। मतलब हिस्टोरिकल रिटर्न्स यही रहा है, सपोर्टेड बाय स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स सच एज नॉमिनल ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड शेयर होल्डर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स। अर्निंग ग्रोथ रिमेन्स द प्राइमरी इंजन ऑफ परफॉर्मेंस। नॉर्मल सी बात है, ये होता ही है और यही चीज ये कह भी रहे हैं कि अर्निंग ग्रोथ ही इंजन होगा जो रिटर्न्स होंगे उसके। तो ये तो नॉर्मल सी चीज है, जितनी जो कंपनी, अगर कंपनी लेवल पे, बिजनेस लेवल पे देखेंगे तो वो, और अगर कंट्री इकोनॉमी लेवल पे देखेंगे तो वो, जहां पे जितना ईपीएस ग्रोथ होता है वहां पे उतना बढ़िया रिटर्न बनता है। एकदम आज ग्रो हुआ आज ही रिटर्न बने ऐसा नहीं है, लेकिन आगे पीछे लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे ईपीएस ग्रो होता है वैसे वैसे रिटर्न बढ़ते हैं, ये सच्चाई है। नेक्स्ट ये बात करते हैं, वी एक्सपेक्ट ग्लोबल अर्निंग्स इंक्लूड बाईबैक्स टू कंपाउंड एंड रफली 6%। तो अर्न मतलब कहना क्या है कि 6-7% रिटर्न और उसके ऊपर का जो डिविडेंड है वो कुल मिला के ये रिटर्न्स बनेगा। जैसे कह रहे हैं वी एक्सपेक्ट ग्लोबल अर्निंग्स इंक्लूडिंग बाईबैक्स टू कंपाउंड एट रफली 6% एनुअली, डिविडेंड प्रोवाइड द रेस्ट ऑफ द रिटर्न्स while we expect valuation to ease modestly from current highs। ये भी ये कह रहे हैं कि जैसे वैल्यूएशन की बात जब हम करते हैं तो ऐसा नहीं कि वैल्यूएशन अभी बहुत कम हो गया है, ये भी कह रहे हैं कि वैल्यूएशन अभी भी है ठीक ठाक, लेकिन ऐसा नहीं कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा चीप होगा फ्यूचर के अंदर में। मॉडेस्टली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वैल्यूएशन होगा, लेकिन बहुत ज्यादा वैल्यूएशन कम नहीं होगा। हमेशा देखो, मैंने भी ये बात आपको कही है कि हम पीछे का एवरेज वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन निकालते हैं कि पीछे का लॉन्ग टर्म का एवरेज वैल्यूएशन इतना है तो अभी उसके ऊपर है तो बहुत महंगा है। क्या पता अगले 15-20 सालों तक इसी लेवल को मेंटेन कर जाए, तो आज से 15-20 साल बाद हमें ये लेवल नॉर्मल लगने लगेगा। ये चीज समझनी होती है, ज्यादातर लोग इस चीज को मिस कर जाते हैं कि हम पीछे के लॉन्ग टर्म एवरेज के मुताबिक देख रहे हैं ना, हमें हाई वैल्यूएशन अभी दिख रहा है, क्या पता आज से 20 साल बाद हमें ये वैल्यूएशन नॉर्मल लगने लगे, इससे भी ज्यादा ऊपर वैल्यूएशन है। ये हो जाती है। इंडिया इज लाइकली टू पोस्ट द हाईएस्ट ग्रोथ एट 13% CAGR। सारी कंट्रीज, इमर्जिंग एंड डेवलप्ड सारी कंट्रीज के अंदर में इनका कहना है कि अगले 10 सालों में इंडिया सबसे ज्यादा अर्निंग ग्रोथ दिखा सकता है, ऑलमोस्ट 13% का CAGR का अर्निंग ग्रोथ दिखा सकता है। और ये कैसे होगा, तो ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स एंड डेमोग्राफिक टेलविंड्स। तो जो पॉलिसी चेंज वगैरह हो रही है, जो टैक्स को लेके रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं बिजनेसेस को, तो ये सब मिला के बिजनेसेस को हेल्प हो सकती है एंड लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा अर्निंग ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट ये बात कर रहे हैं अमेरिका की, तो अमेरिका के लिए कह रहे हैं फॉर द S&P 500 इंडेक्स, इनका जो फॉरकास्ट है वो है ऑलमोस्ट 6.5% का, 13% और 6%। तो वो डेवलप्ड इकोनॉमी भी है तो वहां पे थोड़े से कम रिटर्न्स भी बनेंगे, अर्निंग ग्रोथ हो सकती है ज्यादा हो, फिर भी रिटर्न्स उतने न बने जितना इमर्जिंग मार्केट्स में बने। तो डेवलप्ड इकोनॉमी में ये सारी चीजें होती है। 3% ऊपर 3% नीचे का ये अपना टारगेट लेके चल रहे हैं कि अगर मैं 6% कह रहे हैं तो 3% तक या आगे 9% तक भी जा सकता है। तो देखो, ये लगभग लोगों को पता है कि आने वाला 20 से 25 साल इंडिया के लिए काफी ग्रोथ से भरा हुआ है। धीरे धीरे भी ग्रो करेगी तो काफी रास्ता इंडिया के पास, मतलब काफी लंबा रास्ता बचा हुआ है इंडिया के पास ग्रोथ के लिए। और हम एज ए इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करते, बस इन्वेस्ट करके पेशेंस के साथ वेट भी करते हैं तो अच्छा ग्रोथ हम भी ले सकते हैं। लेकिन ये बीच में जो ये सब समय आता है गिरावट का, कंसोलिडेशन का, तो इससे इन्वेस्टर काफी परेशान हो जाते हैं।
तो आपको ये चीज समझ के चलनी है कि बुरे हाल में भी इंडिया ग्रो करेगा तो हमें अच्छा खासा वेल्थ बना के दे सकता है, और इसका गवर्नमेंट चेंज होने से कुछ लेना देना नहीं है। आगे चल के गवर्नमेंट चेंज भी होती है तो कुछ टाइम का हिकअप आएगा, उसके बाद फिर वापस इंडिया अपने रास्ते पे आ जाएगी। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टेड रहिए, पेशेंस के साथ बैठे रहिए एकदम अपने इन्वेस्टमेंट के साथ, लॉन्ग टर्म गोल जो भी है उसके लिए।